हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं कृतिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी वाली मैडम, जिसमें आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे विद द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और आज का टॉपिक जो हमने चूज किया है दैट इज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो टाइप ऑफ रेगुलेशन होता है दैट इज मायोजेनिक रेगुलेशन। मायोजेनिक रेगुलेशन नाम से हमें पता लग रहा है कि मसल्स के थ्रू कहीं रेगुलेशन हो रहा है। तो इसमें देखेंगे, जैसे ये मैंने आपको बनाया हुआ है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है, एफरेंट आर्टीरियोल है, ये एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड लेके आ रही है, इफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को लेकर जा रही है। क्लियर। अब क्या होता है, मायोजेनिक रेगुलेशन तब काम करती है जब हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और जो हमारा जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये तीनों क्या हो जाएं, इंक्रीज हो जाएं, ज्यादा हो जाएं। उस टाइम पर इन तीनों को वापस नॉर्मलाइज करने के लिए, घटाने के लिए काम करती है हमारी मायोजेनिक रेगुलेशन। होता क्या है कि मैंने बोला ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो ओवरऑल जो एफरेंट आर्टीरियोल में ब्लड आ रहा है इसका भी तो प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज। इसका प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, एफरेंट आर्टीरियोल की जो ये वॉल्स हैं इनके ऊपर स्ट्रेच पड़ेगा। ठीक है, ये वॉल्स स्ट्रेच होंगी। जब ये वॉल्स स्ट्रेच होंगी तो हमें ये पता है कि इन वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स जो होंगे इन वॉल के, जैसे ये वॉल स्ट्रेच होंगी तो इन स्मूथ मसल्स में कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स होने लगेगा। इस कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स होने की वजह से क्या होगा, एफरेंट आर्टीरियोल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। जब एफरेंट आर्टीरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई मतलब इसका जो डायामीटर था जब वो घट गया, तो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ जो ग्लोमेरुलस में आने वाला जो ब्लड है वो भी क्या हो गया, डिक्रीज। ग्लोमेरुलस में आने वाला ब्लड डिक्रीज हो गया तो यहाँ पर एक्यूमुलेट होने वाला ब्लड भी हो गया डिक्रीज, यहाँ पर ब्लड का प्रेशर भी हो गया डिक्रीज। और क्योंकि प्रेशर कम है तो यहाँ से ब्लड जो फिल्टर हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो बढ़ गया था अब वो क्या हो गया है, डिक्रीज। तो यही है हमारी मायोजेनिक रेगुलेशन, जिसमें देखो क्या लिखा है, ये काम करती है जब ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, जीएफआर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एफरेंट आर्टीरियोल्स पे स्ट्रेच पड़ता है, उसके स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है इन स्मूथ मसल सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल, जिसकी वजह से एफरेंट आर्टीरियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं और कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ग्लोमेरुलस में आने वाला ब्लड डिक्रीजेस एंड ओवरऑल जीएफआर जो है इट डिक्रीजेस बैक टू नॉर्मल। सेकेंड होती है न्यूरोजेनिक रेगुलेशन, जो कि होती है विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या होता है, जब भी हमें कभी कोई इंजरी होती है तो एक्टिवेट होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये काम करता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज में, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज में। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है उसकी वजह से जो हमारी एफरेंट आर्टीरियोल्स हैं दे कॉन्स्ट्रिक्ट। सेम जो मायोजेनिक में हो रहा था, बस इसका रीजन अलग है, दिस इज ड्यू टू न्यूरोजेनिक स्टिम्युलेशन। एफरेंट आर्टीरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो सेम है, जो हमारा ग्लोमेरुलस में जाने वाला ब्लड है वो कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है दिस विल डिक्रीज। थर्ड टाइप की रेगुलेशन जो है जिसपे मोस्टली क्वेश्चन बनता है दैट इज थ्रू जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, JGA के थ्रू जो रेगुलेशन होती है। अब ये देखते हैं कि ये है क्या। देखो, जो नेफ्रॉन होता है ना उसका स्ट्रक्चर, हर एक नेफ्रॉन का कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होता है कि उसकी जो DCT होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज समवेयर इन क्लोज कॉन्टैक्ट और क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, तो ये इस केस में जो क्लोज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो है ये। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है कि एफरेंट आर्टीरियोल के जो सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स। एफरेंट आर्टीरियोल के स्मूथ मसल सेल्स जो हैं दे गेट मॉडिफाइड टू फॉर्म जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये बना लेते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। क्या है, स्मूथ मसल सेल्स हैं ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल। इन जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स का काम क्या होता है कि ये रिलीज करते हैं कुछ चीजें, जैसे कि
दे रिलीज रेनिन। रेनिन का काम क्या है वो अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, उसी से ये पूरा मैकेनिज्म चलता है। और दूसरा दे रिलीज एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन नाम से हमें पता लग रहा है कि इस एरिथ्रोपोएटिन में कुछ ना कुछ एरिथ्रोसाइट से रिलेटेड है, तो हाँ ये आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है। दूसरी चीज, इसी क्लोज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर डीसीटी के एपिथेलियल सेल्स, डीसीटी के एपिथेलियल, डीसीटी में स्मूथ मसल सेल्स नहीं है, एपिथेलियल सेल्स जो हैं दे गेट मॉडिफाइड, और ये मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स यहां पर कहलाते हैं मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा, ये मैक्यूला डेंसा सेल्स क्या है? दे आर मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स ऑफ डीसीटी, जिनका काम क्या है? दे आर सोडियम सेंसर्स। सोडियम सेंसर्स होते हैं, मतलब यहां डीसीटी में कितना सोडियम आ रहा है उसको सेंस करते हैं ये सेल्स। अब देखो यहां पर, अगर डीसीटी में आने वाला जो सोडियम है, सोडियम आयंस अगर डीसीटी में जो आ रहे हैं वो कम है, तो मतलब क्या हुआ? डीसीटी क्या इसका मतलब निकालेगी कि जो फिल्ट्रेट बन रहा है, फिल्ट्रेट भी कम बन रहा है, तभी सोडियम उसके पास कम आ रहे हैं। फिल्ट्रेट कम बन रहा है मतलब क्या है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम है ये समझते ही हमारा मैक्यूला डेंसा सेल्स ये समझ जाते हैं कि ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं, वो भी कम है। इन सब चीजों को कम सेंस कर कर ये मैक्यूला डेंसा सेल्स क्या करते हैं? मैक्यूला डेंसा सेल्स सिग्नल करते हैं किसको? हमारे जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को। और इन जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को कहते हैं, बताते हैं भाई देखो हमारा ब्लड वॉल्यूम प्रेशर बहुत कम हो गया है, इसको वापस से इंक्रीज करो, नॉर्मलाइज करो। और उस टाइम पर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज रेनिन। ये रेनिन जो होता है ये चलाता है, इनिशिएट करता है एक पूरा मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब देखो रास मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, इट ऑल स्टार्ट्स विद रेनिन। क्या होता है? लिवर से आता है एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन है मतलब इट इज एन इनएक्टिव फॉर्म। रेनिन क्या करता है? इस एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 1। दिस एंजियोटेंसिन 1 इज स्टिल नॉट एक्टिव फॉर्म, ये फिर भी अभी एक्टिव नहीं होती, और इसको एक्टिवेट करने के लिए लंग्स से रिलीज होता है एक और एंजाइम विच इज कॉल्ड एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करता है? इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है इनटू एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 2 जो होता है, दिस इज आवर मेन प्लेयर, जो कि हमारे डिक्रीज्ड जीएफआर को, डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर को वापस से ऊपर नॉर्मलाइज करने का, इंक्रीज करने का काम करता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 बना है ये 4 तरीकों से काम करेगा टू इंक्रीज एंड नॉर्मलाइज द ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर एंड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सबसे पहला काम ये जो करेगा, इट विल स्टिमुलेट द थर्स्ट सेंटर। थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट होगा तो प्यास लगेगी, प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे, पानी पिएंगे तो ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज। दूसरा ये क्या काम करेगा? आर्टेरियोस को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब ये नहीं है कि ऑलरेडी ब्लड वॉल्यूम कम है तो और ज्यादा फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगा तो ब्लड वॉल्यूम और कम हो जाएगी, नहीं, इट विल ब्रिंग इट बैक टू नॉर्मल, क्योंकि हम साथ साथ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, जीएफआर तीनों को ही इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज का मतलब है कि नॉर्मलाइज, जो कम हो गया था उसको नॉर्मल लेवल पर लेकर आ रहे हैं। क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 जो है वो आर्टेरियोस को कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहा है, इसीलिए इट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। थर्ड चीज ये क्या करेगा? इट विल एक्ट ऑन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करेगा, और उससे सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को और ज्यादा बढ़ा देगा। जितना ज्यादा सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा उसके साथ साथ उतना ही ज्यादा वाटर भी रीएब्जॉर्ब होगा, और वाटर रीएब्जॉर्ब होते ही ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज। फोर्थ चीज जो ये करेगा,
जो इस मैकेनिज्म के नाम में भी इंक्लूड होता है, ये एक्ट करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स पे और उससे रिलीज कराएगा एल्डोस्टेरोन। याद रखना है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं ये स्टीरॉयड हॉर्मोन्स। ठीक है, अब एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो एल्डोस्टेरोन आएगा, इट विल एक्ट ऑन डीसीटी एंड सीडी, और डीसीटी और सीडी से ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा देंगे, जिसकी वजह से वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। यहां पर एक और चीज आती है याद रखने वाली, लास्ट लेक्चर में हमने एडीएच का रोल पढ़ा था। एडीएच भी आप कहोगे यही कर रहा था कि वो भी डीसीटी और सीडी पे एक्ट कर रहा था और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करा रहा था। याद रखना है, एडीएच डायरेक्टली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, लेकिन एल्डोस्टेरॉन सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, विच विल इन टर्न फैसिलिटेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। डायरेक्टली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं करा रहा है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो साथ साथ रीअब्जॉर्ब हो रहा है और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। इस रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ हमारा जो एल्डोस्टेरॉन है, ये के पॉजिटिव की सिक्रीशन भी कराएगा इन डीसीटी एंड सीडी। इन चार तरीकों से मिलकर हमारा जो ये पूरा रैस मैकेनिज्म है ये चलेगा, और हमारी जो डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर या जीएफआर था, उसको वापस से इंक्रीज करके नॉर्मल लेवल पर ले आएगा। अब रास मैकेनिज्म से ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, जीएफआर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो बॉडी को कैसे पता लगे, रास मैकेनिज्म को कैसे पता लगे कि उसे कब रुकना है, किस लेवल पर ले आकर उसको ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को और आगे नहीं बढ़ाना है। तो रास मैकेनिज्म पे एज अ चेक काम करने के लिए या उसको लिमिट करने के लिए काम करता है एक और फैक्टर, विच इज कॉल्ड एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाम से हमें पता लगता है कि ये हार्ट के एट्रिया से रिलेटेड है, तो जी हाँ, ये हार्ट के एट्रियल वॉल से ही रिलीज होता है। नाट्रियूरेसिस क्या होता है कि जब यूरिन में सोडियम आयंस की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, मतलब बहुत ज्यादा जो सोडियम आयंस है वो यूरिन में एक्सक्रीट हो रहे हो, लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम इन यूरिन, उसको कंडीशन को हम बोलते हैं नाट्रियूरेसिस। और जो चीज या जो फैक्टर ये नाट्रियूरेसिस करने में हेल्प कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नाट्रियूरेटिक फैक्टर। तो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर का मतलब क्या हो गया, हार्ट की वॉल से निकलने वाला एक ऐसा फैक्टर जो कि नाट्रियूरेसिस को वो कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। ठीक है, अब ये एएनएफ करता क्या है, इसको देखो। एएनएफ एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर हो गया, ये कर क्या रहा है इस चीज को समझते हैं। जब हमारी रैस मैकेनिज्म से ब्लड वॉल्यूम जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, उस पर रोक लगाने के लिए एट्रिया की वॉल से रिलीज होगा ये पेप्टाइड हार्मोन, विच इज कॉल्ड एएनएफ। काम इसका क्या है कि जो भी एंजियोटेंसिन 2 काम कर रहा था, बस उसको अपोज करेगा, बिल्कुल उसके उल्टा काम करेगा। एंजियोटेंसिन 2 के जो फंक्शंस थे कि वो पीसीटी पे एक्ट कर रहा था और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करा रहा था, एएनएफ उसको कम कर देगा, सोडियम और वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है पीसीटी से उसको कम कर देगा, ब्लड वॉल्यूम को वापस से नॉर्मलाइज कर देगा, जो इंक्रीज हो रही थी अगर, तो उस पर स्टॉप लगा देगा। दूसरा, एंजियोटेंसिन 2 हमने बोला इट इज अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, जो कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा था। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता होता इतना ही ज्यादा ना इंक्रीज हो जाए, तो उसको लिमिट करने के लिए ये क्या कर देगा, वैसो डायलेशन। और थर्ड चीज, जो एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करा रहा था एंजियोटेंसिन 2, वो क्या करेगा, इस ये एएनएफ क्या करेगा, इस एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को भी सप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से एंड ये एल्डोस्टेरोन कर क्या रहा था, सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करा रहा था, अभी हमने देखा डीसीटी और सीडी से। अब ये क्या करेगा, ये एएनएफ इस एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को अपोज करेगा, तो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को अगर कम कर देगा, तो ज्यादा सोडियम जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा, विच इज कॉल्ड नाट्रियूरेसिस। इसीलिए इसको नाट्रियूरेटिक फैक्टर बोला गया है। दूसरी चीज, सोडियम अगर यूरिन में ज्यादा निकल रहा है, तो उसके पीछे पीछे वाटर भी जो है वो ज्यादा निकलेगा, और लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन को हम क्या बोलते हैं, डायूरेसिस। पास होने को डायूरेसिस बोलते हैं। तो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर नाट्रियूरेसिस एंड डायूरेसिस दोनों को ही प्रमोट कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को, ताकि वो बहुत ज्यादा रैस मैकेनिज्म से बढ़ ना जाए। So this is all about auto regulation of glomerular filtration rate या फिर GFR. Thank you for watching this video.
और आप ऐसे ही और भी 11th और 12th के नीट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को बहुत इजीली और कम टाइम में कवर करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।